और जब लंग्स का फंक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है तो क्या इसकी वजह से कुछ बदलाव भी दिखते हैं शरीर में? तो पेशेंट को चलने फिरने में सांस फूलना शुरू होता है, उसको खांसी रहना शुरू होता है। इस तरह की चीज़ें बढ़ना, जैसे जैसे फाइब्रोसिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। हमारे जो ये नाखून होते हैं ना, नॉर्मली आप देखोगे इस तरह के, यहाँ पर छोटा सा कर्व वो होता है, उसके बाद इस तरह का होता है। हाँ। और एक होता है तोते की चोंच, पैरेट। ये जो नाखून है ये हमारे गोल होना शुरू हो जाते हैं। गोल नाखून? गोल होने लगते हैं। ये नाखून तोते की चोंच की तरह होने लगते हैं। आप तोते की चोंच ऐसे देखते हो ना, हाँ। तो नाखून ऐसे होने लगते हैं। अच्छा। इसको क्लबिंग बोलते हैं हम लोग। आईएलडी में बहुत कॉमन है। तो इसके पीछे होने के कुछ कारण हैं? हाँ, इसके बहुत सारे कारण हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पॉल्यूशन जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसको हम वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन की वजह से, कि एयर पॉल्यूशन की वजह से ये बढ़ रही है। आश्चर्य होगा बहुत से लोगों को कि जो ये बर्ड्स होती हैं, पिजन्स, स्पेशली पिजन्स, और भी बर्ड्स टाइप जो होती हैं, जो इनके पालते हैं या इनका बहुत से लोग कहते हैं हम तो पालते भी नहीं हैं, लेकिन आप जाके उनको चेक करो तो पता लगा उनके घर के ऊपर कबूतर बैठते हैं। तो इनके जो फैदर होते हैं, इसमें कुछ इस तरह के एंटीजेंस होते हैं जो ह्यूमंस में के लंग्स में फाइब्रोसिस पैदा कर देते हैं। कोई टेस्ट है लंग्स के लिए जो हमें बता सकता है कि लंग्स फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है? उसमें हम पेशेंट को वॉक कराते हैं, हाँ। एक स्पीड पे 6 मिनट के लिए, और उसके हम लगातार सैचुरेशन चेक करते रहते हैं। अच्छा। तो उसमें अगर सैचुरेशन फॉल होता है, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन होता है इस चीज़ का। तो अगर जैसे किसी को लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है तो ऐसा कुछ है कि हमने कितने समय तक इसको डीले किया तो ये और ज़्यादा अग्रीवेट हो सकता है, या कितनी जल्दी हमने उसका ट्रीटमेंट लिया तो चांसेस है कि हम लाइफ लॉन्ग इससे सही रह सकते हैं? एक बार जब लंग फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्पेशली दिस आईएलडी टाइप जो फाइब्रोसिस है, इसमें हम ये कहें कि दवाइयों से हम उसको कंट्रोल कर देंगे, नहीं होता। दवाइयाँ इसके प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं, खत्म नहीं कर सकती। कि एक बार लंग फाइब्रोसिस हो गया तो क्या ये कभी खत्म हो सकता है, या फिर लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है दवाई? ये खत्म नहीं हो सकता, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी सीवियरिटी है, या जो प्रोग्रेस है, उसको हम स्लो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। क्या आपको भी थोड़ा सा वॉक करने पर सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं? बहुत दिनों से सूखी खांसी रह रही है और आप इन सभी लक्षणों को नॉर्मल समझकर डीले कर रहे हैं, तो मे बी ये आपके फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लंग फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके जो फेफड़े हैं स्टिफ हो जाते हैं, ऑक्सीजन बॉडी तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स कई बार बहुत सीवियर हो जाते हैं। आज के समय में जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिसमें पोल्यूशन, डस्ट, इन सबका एक्सपोजर इतना ज्यादा है जो हमारे फेफड़ों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इससे जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम लंग्स फाइब्रोसिस के बारे में आप तक सही जानकारी पहुंचा सकेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम जानकारी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम लोग जो बातचीत करेंगे, वो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगी। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरव त्यागी, जो कि एचओडी है पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट मणिपाल हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी नमस्कार आपके दर्शकों को। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही मायनों में पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके दर्शकों को इसके बारे में जितना भी एजुकेट कर पाऊं। हाँ जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। हम सबसे पहले डॉक्टर यही जानना चाहेंगे आपसे कि लंग फाइब्रोसिस होता क्या है और ये हमारे फेफड़ों को कैसे इम्पैक्ट करता है? एक्चुअली लंग फाइब्रोसिस समझने के लिए ना, नॉर्मल पेशेंट फाइब्रोसिस को समझता नहीं है। फाइब्रोसिस बेसिकली एक स्कार टिश्यू होता है। जैसे मानो आपके यहाँ चाकू लग जाए तो आप देखोगे घाव तो भर जाता है, लेकिन वो निशान पड़ा रहता है। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो जो स्कार टिश्यू बना हमारा स्किन के ऊपर या किसी भी जगह पे, वो वहाँ से ना तो वो इलास्टिसिटी, ना तो वो खिंचेगी वहाँ पर, ना से वहाँ पर स्वेटिंग होगी। तो एक तरह से वो टिश्यू आपका वर्क, जो स्किन का नॉर्मल वर्क है, वो नहीं कर रहा। हाँ। उसी को फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं हम लोग। अब यही फाइब्रस टिश्यू
जब हमारे लंग्स के अंदर जमता है तो उसको हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब लंग के अंदर कैसे जमता है, कहाँ जमता है, समझाने के लिए सबसे कॉमन चीज होती है, जैसे आप एक मानो मधुमक्खी का छत्ता है और उसके अंदर शहद होता है, लेकिन उसकी वॉल्स होती हैं, छोटे छोटे वो बने हुए होते हैं, पॉकेट्स बने हुए होते हैं, जिनके अंदर हम बीच में शहद होता है और बीच में पॉकेट्स बने होते हैं। उसी तरह से हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर छोटे छोटे एल्वेलाई बने हुए होते हैं। तो जो सांस की नलियां होती हैं वहां से एयर वहां पहुंचती है और उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो हमारे बाहर की जो हवा है उससे ऑक्सीजन जो ब्लड में जाती है वो हमारे शरीर में जाता है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो हमारे एल्वेलाई में जाती है और ये हमारी बाहर निकल जाती है। अच्छा। ये हमारे लंग्स का मेन फंक्शन है। ठीक है। अब जब फाइब्रोसिस होती है तो वो जो हमारी जो ये झिल्ली है जिसने ये हमारी सेल बनाई थी, एल्वेलाई बनाए थे, वो झिल्ली हमारी में फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होता है जैसे यहाँ होता है, तो वो थिक होने लगती है। तो जब वो थिक होने लगती है तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, उसको वो रोकने लगती है, कम कर देती है। उसकी वजह से ही हमको आगे चल के सांस फूलना और इस तरह की चीजें होती हैं। तो बेसिकली हमारा जो फंक्शन है लंग का वो हमारा धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। और जब लंग्स का फंक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू होता है तो क्या इसकी वजह से कुछ बदलाव भी दिखते हैं शरीर में? हाँ, अब जैसे ये जब ये शुरुआत होता है तो पेशेंट को जब हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है शरीर में, तो बेसिकली तो हमारा फंक्शन लंग का क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। हाँ। अब ऑक्सीजन सप्लाई ही जब कम हो गई है तो पेशेंट को चलने फिरने में सांस फूलना शुरू होता है, उसको खांसी रहना शुरू होता है। तो इस तरह की चीजें बढ़ना, जैसे जैसे फाइब्रोसिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। और ये लक्षण कितने दिनों तक दिखाई दे तब हम समझ सकते हैं कि लंग फाइब्रोसिस के लक्षण? कोई भी लंग जो है सांस चलने फिरने में सांस फूलना या खांसी रहना जब भी 1 महीने से ज्यादा होने लगे तो डॉक्टर का कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। बट डॉक्टर लंग्स की और भी प्रॉब्लम से कई बार इसको कोरिलेट करके देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराने लगते हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो लोगों को लगता है कि हो सकता है ये बीमारी हो, लंग्स फाइब्रोसिस तक तो कोई सोचता नहीं है। तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये एस्थमा, सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस नहीं, लंग्स फाइब्रोसिस है? देखिए, एस्थमा जो होता है, पहली चीज तो जो लंग फाइब्रोसिस होती है वो मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है, मतलब आदमियों में ज्यादा कॉमन होती है। दूसरी चीज, ऑल्दो ये किसी भी एज पे हो जाती है लेकिन नॉर्मली 60-70 के एज के आसपास जाके ज्यादा कॉमन होती है। अस्थमा हमको की जो हिस्ट्री है वो हमें बचपन से मिलती है। और अस्थमा की सबसे खास बात क्या है कि पेशेंट को बीच बीच में जब सीजन चेंज होगा या कोई एक्सपोजर किसी चीज का हो जाएगा, एलर्जिन का, तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन जब वो नॉर्मल होगा तो बीच में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सीओपीडी के जो पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, अधिकतर स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है, या फीमेल्स होती हैं जो बुजुर्ग फीमेल, अब तो नहीं होता, वो चूल्हे पे खाना बनाती थी। हाँ। तो उन लोगों को उस वक्त दिक्कत हुआ करती थी। और इस जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनमें जैसे ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो इस तरह पे खांसी बलगम की परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जो ये वाला है आईएलडी का पेशेंट, इसको अगर सांस फूलना शुरू हुआ तो उसमें आराम नहीं मिलेगा। वो जब भी चलेगा फिरेगा उसको सांस फूलेगा शुरुआत की स्टेज में, और बाद की स्टेज में पहुंचते पहुंचते फिर बैठे बैठे भी सांस फूलता है। बैठे बैठे भी? हाँ, फिर उसको बैठे बैठे भी सांस फूलता है। इसका मतलब बहुत एडवांस हो चुकी है बीमारी। इसमें ऐसा है कि अगर किसी को पहले टीबी या निमोनिया हो चुका है तो उनमें लंग फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? एक्चुअली जो फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस तो अब किसी भी बीमारी में होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। टीबी में फाइब्रोसिस दूसरे पैटर्न में होती है, मतलब जिस जगह पे फेफड़े में टीबी हुई उस जगह पर जो स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस उस जगह पे होती है। और जो ये आईएलडी वाली जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो, जो आईएलडी वाली होती है, ये बेसिकली पूरे फेफड़े पे होती है। अच्छा। तो डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। जो टीबी का है उसमें पता लगा एक फेफड़ा बिल्कुल नॉर्मल है या आधे फेफड़े में है, और उसके नीचे का फेफड़ा नॉर्मल है, इधर का फेफड़ा भी नॉर्मल है। तो वो पेशेंट, और वो फिर एक बार टीबी ठीक होगी तो वो प्रोग्रेस नहीं करती। अच्छा। जो टीबी की जो फाइब्रोसिस होती है वो प्रोग्रेस नहीं करती, फिर वो वहीं की वहीं रहती है, उतनी ही रहती है, पूरी जिंदगी वहां रहती है। लेकिन ये जो बीमारी है ये लगातार प्रोग्रेस करती है, बढ़ती रहती है। ये बढ़ती रहती है।
तो इसके पीछे होने के कुछ कारण है? हाँ, इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल के एटमॉस्फेयर जब मैं अपनी एमडी कर रहा था, स्पेशलाइजेशन कर रहा था मैं, तो पूरे साल में हम 2-3 मरीज पेशेंट देखा करते थे। लेकिन आज की तारीख में मैं 1 महीने में 4-5 पेशेंट इसके नए डायग्नोसमेंट करता हूँ। 1 महीने में 4-5? हाँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पॉल्यूशन जो है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसको हम वैसे भी सोच सकते हैं कि भाई एयर पॉल्यूशन की वजह से, कि एयर पॉल्यूशन की वजह से ये बढ़ रही है। दूसरा कारण हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे ऑक्यूपेशंस हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, जैसे ये फाइबरस शीट पड़ा करती थी ना पहले, एस्बेस्टस की वाइट वाली जो होती है, उसका जो एक्सपोजर है, सिलिका का जो एक्सपोजर है, इनसे भी लंग फाइब्रोसिस हुआ करती थी। और आश्चर्य होगा बहुत से लोगों को कि जो ये बर्ड्स होती हैं, पिजन्स, स्पेशली पिजन्स, और भी बर्ड्स टाइप जो होती हैं, जो इनके पालते हैं, या इनका बहुत से लोग कहते हैं हम तो पालते भी नहीं हैं, लेकिन आप जाके उनको चेक करो तो पता लगा उनके घर के ऊपर कबूतर बैठते हैं। तो इनके जो फेदर होते हैं, इसमें कुछ इस तरह के एंटीजेंस होते हैं जो ह्यूमंस में के लंग्स में फाइब्रोसिस पैदा कर देते हैं। कबूतर के पंख, कबूतर के फेदर में कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं। अच्छा। और ये इसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बोलते हैं। और बहुत से जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स में गांव में बहुत से लोग क्या करते हैं, एक जगह पे वो डालते रहते हैं, गोबर कूड़ा वूड़ा डालते रहते हैं, फिर वो 6-7 महीने तक सड़ता रहता है। फिर उसको जब ये लोग उठा के खेतों में डालते हैं तो कभी कभी उसमें बहुत सारे फंगस और इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जिससे हमारा जो है एकदम से हम लोगों को पेशेंट, मतलब जो भी फार्मर है, उसको फीवर और ये सब होना शुरू होता है, प्लस फाइब्रोसिस उसकी शुरू हो जाती है, उसको भी वो एक्यूट कंडीशंस होती हैं। तो इन कंडीशंस को हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। फिर हमारे ऑटोइम्यून डिसीजेस होती हैं, जैसे हमारे जो है SLE होती है, खैर पेशेंटों को समझ में नहीं आता, पर SLE होती है, स्क्लेरोडर्मा होती है, ठीक है, इस तरह की बहुत सी ग्रेन्युलोमेटस डिसीज, सार्कोइडोसिस वगैरह होती है। इस तरह की बीमारियां ये भी जो है फाइब्रोसिस पैदा करती हैं। और पर इनमें यह है कि सिस्टमिक सिम्टम्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी इस तरह की जो है फाइब्रोसिस हो जाती है। यह है कि डिफ्रेंशिएट अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन हाँ, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है आज की तारीख में, स्पेशली हमारे NCR वगैरह में, जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर डेफिनेटली ये बीमारियाँ बढ़ रही है। तो जैसे विंटर्स में हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा जो उसका लेवल है क्रॉस कर जाता है, तो क्या उस टाइम पर केसेस ज़्यादा आते हैं लंग फाइब्रोसिस के? ये सीजनल नहीं है। अच्छा, ठीक है। कि आज पॉल्यूशन हो गया तो आज ज़्यादा आएगा। पॉल्यूशन एक कांस्टेंट फैक्टर है इसमें, और वो धीमे धीमे हमारे लंग्स में जो है, जब पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता है तो हमारे जो एल्वेलाई होते हैं, उसमें न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल्स जो सेल्स होती हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। ठीक है। और वो फिर वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में फ़र्क होता है। इन्फेक्शन होता है जैसे मानो कोई बैक्टीरिया आप गया आपको और उसने एक्यूट कंडीशन आपको पैदा की हो, उस बैक्टीरिया के अंदर जाने की वजह से जो सूजन आती है उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अच्छा। और जब वो इन्फ्लेमेशन, जैसे हमारे यहाँ चाकू लगा था, घाव भरा, सूजन आई, उसको जो जैसे स्कारिंग हुई, तो वो इन्फ्लेमेशन जो है जब हील होता है तो वो फाइब्रोसिस पैदा कर देता है। तो जो पॉल्यूशन है धीमे धीमे ये फाइब्रोसिस पैदा कर रहा है। अब जब फाइब्रोसिस एक बार पैदा होने लगती है तो फिर जब आप चलते फिरते हो तब आपको सांस की दिक्कत महसूस होती है। वहां से शुरू होता है ये बीमारी। कोई टेस्ट है लंग्स के लिए जो हमें बता सकता है कि लंग्स फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे BP, शुगर, इन सब के लिए हेल्थ चेकअप्स है, लंग्स के लिए ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, तो कुछ ऐसा टेस्ट है जो हमें पता होना चाहिए? हाँ, टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। पहले तो जैसे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि असल में वैसे तो खैर कोविड जब से आया है तब से लोगों को काफ़ी पता लग गया कि भाई चेस्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं। हाँ। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वैसे चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं उसको, बिकॉज एक्सपीरियंस का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि खांसी जुकाम तो सबको ही होते रहते हैं।
एक टेस्ट होता है पीएफटी। पीएफटी, हाँ, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। Okay. बेसिकली कंप्यूटर पे से टेस्ट होता है ये। उसमें हम लोगों को फाइंडिंग्स मिलती हैं। कैसे होता है? उसमें हम लोग को फाइंडिंग्स मिल जाती हैं कि हाँ। जो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आ रहा है या फाइब्रोसिस आ रही है, तो उसको हम रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न हमें उसमें मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कैसे होता है ये टेस्ट? वो ब्लड टेस्ट है या कैसे? नहीं, वो कंप्यूटर पे बेसिकली हम हवा फूंकते हैं अच्छा, ओके, और उससे हम लोग को चीज पता लगने पता लगती लगती है। है, ठीक है। प्लस ऑल्दो एक्सरे में भी शुरुआत के स्टेज में नहीं कुछ भी दिखता है, लेकिन अगर हम सीटी स्कैन कराएं तो सीटी स्कैन पे हमको काफ़ी शुरुआत में ही फाइब्रोसिस के लक्षण जो है दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारे लिए मतलब क्लिनिकल फाइंडिंग्स, सांस फूलना, खांसी आना, प्लस सीटी स्कैन वगैरह पे अगर हमको फाइंडिंग मिलने लगती है तो वो चीज़ काफ़ी डायग्नोस्टिक बन जाती है सीटी स्कैन। इसमें कोई 6 मिनट वॉक टेस्ट भी है? हाँ, पीएफटी का ही एक पार्ट है वो 6 मिनट वॉक टेस्ट। कैसे होता है ये? उसमें हम पेशेंट को वॉक कराते हैं हाँ। एक स्पीड पे 6 मिनट के लिए, और उसके हम लगातार हम सैचुरेशन चेक करते रहते हैं। अच्छा। तो उसमें अगर सैचुरेशन फॉल होता है, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन होता है इस चीज का। तो लंग फाइब्रोसिस में क्या ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है डॉक्टर हमारा? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो वो एल्वेलाई समझाए थे मैंने, उसकी वॉल है। अब वहां पर हमारा जो है फाइब्रोसिस होनी शुरू हो गई, तो अब हमारी जो ऑक्सीजन एल्वेलाई से है वो ब्लड में नहीं जा रही है। अब हम लोग चलते फिरते कैसे हैं, जब हमारी ऑक्सीजन लगातार हम फेफड़े से लेते रहते हैं, वो पूरे बॉडी में जाती रहती है। जब वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है तो हम आराम से चल फिर रहे हैं। अब जब आप चल फिर रहे हो, अब वहाँ फाइब्रोसिस हो गई। अब जैसे आप चलोगे तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन वहाँ फाइब्रोसिस हो गई, वो सप्लाई नहीं करने दे रहा, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। तो हमारी सांस फूलना शुरू हो गई, क्योंकि उस बॉडी की रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की है उसको पूरा करने के लिए हमारे फेफड़े ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। उसी को सांस फूलना बोलते हैं, ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। इसमें क्या अलग अलग तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है? जैसे आपने एक टर्म यूज किया था कि अक्यूट लंग फाइब्रोसिस, और एक क्रॉनिक भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ होता है कि तुरंत ही अटैक आ गया, या ऐसा है कि लंबे समय से चल रहा है? नहीं, एक्यूट में फाइब्रोसिस नहीं होता। एक्यूट का मतलब मैंने कहा था कि ऑल्दो फाइब्रोसिस में भी एक्यूट कंडीशंस होती हैं जो आप पूछना चाह रहे हो, पर जब मैंने कहा था हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ये एक अलग टर्म हो जाती है। इसी बीमारी का एक अलग पार्ट, मतलब ये भी फाइब्रोसिस आखिर में जाकर फाइब्रोसिस ही करता है, लेकिन इसके सिम्टम्स एकदम से अलग होते हैं। पेशेंट को जैसे फार्मस लंग है, जब आप फार्मस वहाँ पे काम करते हैं तो उनको एकदम से बुखार आएगा, जैसे इन्फ्लुएंजा टाइप के सिम्टम्स आएंगे उसको, और सांस फूलना शुरू हो जाएगा। ये एक्यूट कंडीशन में आता है। और जो फाइब्रोसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह से होता है, ये धीमे धीमे डेवलप होता है, क्रॉनिक। हाँ, ये एकदम से नहीं होता। ऑल्दो इसके भी एक्यूट फॉर्म मिलते हैं, उसे हम लोग हेमोरेजिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें तो सांस फूलना शुरू हुआ और 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर पेशेंट खत्म भी हो जाता है। 6 महीने में? 6-7 महीने में डेथ? हाँ, नॉर्मली जो हम लोग इसके वो मानते हैं, ड्यूरेशन मानते हैं 1 साल से लेकर 20 साल तक का मानते हैं। बट मोस्ट कॉमन जो है वो 4 से 5 साल है, और ये बढ़ती ही रहती है, जाती है। 4 से 5 साल में नॉर्मल एवरेज ओनली। अदरवाइज 20 साल तक भी बहुत से लोगों को मतलब मानते हैं कि 20 साल तक वो जो है लाइफ स्पैन होता है ऐसे पेशेंटों का। तो कोई लोग हैं जो ज्यादा रिस्क पर हैं, जिनमें लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो सकता है, तो हमारी ऑडियंस उसमें से खुद को छांट ले कि हाँ हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो अभी से हम अपने लक्षणों पर ध्यान देना। एक चीज तो बहुत सीधी सी है, पॉल्यूशन में तो हम सभी रह रहे हैं, लेकिन सबको तो नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई जेनेटिक फैक्टर है। जो अस्थमा वाले पेशेंटों में भी यही होता है। भाई अस्थमा कब होता है कि एक जेनेटिक फैक्टर है कि किसी में हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, पता लगता है कि हाँ उनके दादा को था या मामा को था। जब जेनेटिक लेते हैं तो हम मैटरनल साइड भी और पैटर्नल साइड भी दोनों देखते हैं, नाना नानी, मामा मौसी, और इधर से दादा दादी, ताऊ चचा, बुआ, ठीक है, इन सबको हम लोग देखते हैं। तो अब किसी में कुछ कहते हैं कि जी मुझको तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मदर को थी, मुझे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है। अब आप ऐसी जगह पे रह रहे हो, मान लो आप सी साइड पे रह रहे हो जहाँ पर पॉल्यूटेंट नहीं है, या जहाँ पर वो पॉलेंस नहीं है, जहाँ पर आपकी बॉडी में है वो चीज जो है आपके जीन्स में है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर कोई ऐसा नहीं है जो उसको प्रेसिपिटेट कर सके। तो वो आपको सिम्टम नहीं आएंगे, बीमारी आपको नहीं आएगी। लेकिन जब आप ऐसी जगह आओगे जैसे हमारा एनसीआर है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर ऐसे पॉलेंस हैं जिसको आप रिएक्ट करती है आपकी बॉडी,
वहाँ पर आपको सिम्टम आ जाएंगे। बिल्कुल। उसी तरह से इसमें फाइब्रोसिस में भी होता है कि आप जब ज़्यादा पॉल्यूटेड इलाके में रह रहे हो तो आपको और आपकी बॉडी में वो जीन्स हैं, हाँ। तो वो प्रॉब्लम आपको आना शुरू हो गई। स्टडीज हुई हैं बहुत से, जो है मतलब एकदम से कंफर्म नहीं होता कि हाँ ये जेनेटिक लिंक है, लेकिन स्टडीज हुई हैं जिसमें मिला है ऐसा कि हाँ जेनेटिक लिंक होता है कि तो जब जीन है और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों आपस में मिलते हैं तब बीमारी बनती है। बिल्कुल। तो अगर जैसे किसी को लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है तो ऐसा कुछ है कि हमने कितने समय तक इसको डीले किया तो ये और ज़्यादा अग्रेवेट हो सकता है, या कितनी जल्दी हमने उसका ट्रीटमेंट लिया तो चांसेस है कि हम लाइफ लॉन्ग इससे सही रह सकते हैं? इसमें एक बार जब लंग फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्पेशली दिस अर्ली टाइप जो फाइब्रोसिस है, इसमें हम ये कहें कि दवाइयों से हम उसको कंट्रोल कर देंगे, नहीं होता। दवाइयाँ इसके प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं, खत्म नहीं कर सकती। शायद एक फैक्टर ऐसा है कि अगर आप, जैसे पॉल्यूशन है, आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में अगर आप रहना शुरू करें, मतलब शिफ्ट कर जाएं यहाँ से या कुछ भी, तो शायद थोड़ा आपको बेटर होने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट मैं तो एडवाइस करता हूँ अपने पेशेंटों को कि भाई अगर देखो जान बचानी है, देखो बहुत इस एडवाइस में बड़ी प्रॉब्लम भी है क्योंकि लोगों का खाना पीना कमाई का साधन होता है यहाँ पर। लेकिन वही है कि भाई जान बचानी है तो अगर आप लोग पॉल्यूशन फ्री इलाके में रहो तो आप यहाँ से बेटर करोगे वहाँ पर। और देखा है मैंने, बहुत से मेरे पेशेंट हैं जो इधर चले जाते हैं ऋषिकेश या गोवा की तरफ, दे आर डूइंग बेटर, डेफिनेटली बेटर। बिल्कुल, मतलब एक पोल्यूशन वाला फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लंग फाइब्रोसिस का फिर इलाज क्या दवाइयों के जरिए होता है या उसमें कुछ नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करना होता है, या मतलब ऐसा अगर समझना हो, क्योंकि ऑडियंस अक्सर पूछते हैं कि एक बार लंग फाइब्रोसिस हो गया तो क्या ये कभी खत्म हो सकता है या फिर लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है दवाइयों ये खत्म नहीं हो सकता, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी सीवियरिटी है, जो प्रोग्रेस है, उसको हम स्लो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो स्लो प्रोग्रेशन के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें अपनाई जाती हैं लंग फाइब्रोसिस में? एक तो खैर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो मेन ट्रीटमेंट तो इसका स्टेरॉइड ही आता है, स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, प्लस स्टेरॉइड जो है जो फाइब्रोसिस का जो प्रोसेस है बनने का उसको भी स्लो करता है। प्लस कुछ एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स भी आती हैं, वो भी हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टेरॉइड्स ओरल के जरिए, इंजेक्शन के जरिए? ओरल के जरिए। हाँ। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ? अब वही है कि हमको तो ये बैलेंस करना है कि बीमारी को साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं या स्टेरॉइड के ज़्यादा हैं, बिकॉज मेडिसिन तो वही है। कुछ स्टेरॉइड स्पेयरिंग मेडिसिन भी आती हैं, लेकिन है सबका वही फंक्शन कि हम किसी तरह से इसको स्लो कर पाएं। बिल्कुल। तो लेकिन क्योर नहीं कर पाते हम इसको। ऑडियंस को थोड़ा सा एक आइडिया जानना हो कि एटलीस्ट उनको पता हो कि हम जो दवाई ले रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स है। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्टेरॉइड के जो बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, सभी जानते हैं कि स्टेरॉइड सबको, इनफैक्ट एक वो भी बना हुआ है कि स्टेरॉइड बहुत बुरी चीज़ है, पर स्टेरॉइड जान बचाने की चीज़ भी है। बट अब जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो फिर हम लोग स्टेरॉइड्स को देने के हम लोग के तरीके थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि हम उसके अच्छे इफेक्ट भी लें, साइड इफेक्ट तो तब भी थोड़े बहुत आते ही हैं, और साइड इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाएँ हम। तो कभी कभी हम लोग इसको जैसे 5-5, 6-6 महीने भी देने पड़ता है हमको। फिर हम लोग देखते हैं, मॉनिटर करते हैं पेशेंट को, PFT से एक DLCA होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन टेस्ट होता है, उनसे मॉनिटर करते हैं। अगर वो हमारा स्टेबल है तो हम उसको स्टेरॉइड को बंद करके थोड़े दिन उसको वॉच करते हैं कि अगर वो प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, अगर वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, स्टेबल चल रहा है पेशेंट, तो हम उसको फिर स्टेरॉइड फ्री वो देते हैं, टाइम देते हैं। और एक बार अगर दोबारा फिर आता है तो फिर हमें फिर से स्टेरॉइड शुरू करना पड़ता है। फिर हम लोग एक स्टेरॉइड में बेसिकली साइड इफेक्ट क्या है, देखो बहुत सी पब्लिक को मैं समझाता भी हूँ इसको, क्योंकि सबसे पहले लोग आके ये कहते हैं डॉक्टर साहब स्टेरॉइड दे रहे हो आप। तो बेसिकली स्टेरॉइड क्या करता है, स्टेरॉइड जो है जो आपकी बॉडी नॉर्मली सबकी स्टेरॉइड बनाती है, ठीक है,
उसी से हम लोग इतने एक्टिव भी रहते हैं। दैट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी। अब उस स्टेरॉइड को मैंने बाहर से देना शुरू कर दिया, तो जब बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं बची, क्योंकि हम बाहर से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो धीमे धीमे क्या होता है, बॉडी को अपना जो नॉर्मल स्टेरॉइड बनाती है उसको कम कर देती है या बनाना बंद कर देती है, क्योंकि हम बाहर से स्टेरॉइड दे रहे हैं। अब अगर हम बाहर का स्टेरॉइड को ज़्यादा दिन के लिए हमने इसको सप्रेस कर दिया और हमने बाहर का स्टेरॉइड बंद कर दिया, अब हम बिना स्टेरॉइड के हमारी बॉडी चलेगी नहीं, हमारा बीपी कम हो जाएगा। तो इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम स्टेरॉइड क्या है कि अलग अलग तरह के स्टेरॉइड हैं। लॉन्ग एक्टिंग हैं जो लंबे टाइम के लिए एड्रेनल को सप्रेस कर देते हैं जहाँ से बनता है, इस पर एक शॉर्ट एक्टिंग होते हैं जो थोड़े मतलब 16, 17, 18 घंटे के लिए सप्रेस करते हैं, फिर रिएक्टिवेट हो जाता है। तो हम लोग जो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स होते हैं इनको ऑल्टरनेट डे देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे आज हमने दिया, उसने सप्रेस कर दिया, हमने इसको हाई डोज में दिया, अब हमने इसका डिजायर्ड इफेक्ट ले लिया, अगले दिन हमने दिया ही नहीं, तो वो बॉडी ने अपना बनाया। अच्छा। उसके नेक्स्ट डे हमने अपना दे दिया। ठीक है, मतलब बैलेंस करके हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो इन चीज़ों को करते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको, साइड इफेक्ट तो तब भी थोड़े बहुत आते ही हैं, लेकिन वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। इसमें इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स का भी कुछ रोल होता है? इनहेलर्स का एक्चुअली एज सच रोल नहीं ज़्यादा होता है इसमें। इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स का रोल इसमें ये होता है कि बेसिकली क्या है कि हमारी सांस की नलियां हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और अंदर एल्वेलाई है जहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। तो जो स्टेरॉइड है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट डाल रहा है हमारे एल्वेलाई पे, ऑल्दो ब्रोंकाई पे भी डालेगा, पर हमारी मेन बीमारी वहाँ पर है। अब मानिए कोई छोटा सा अलग से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या साथ में किसी पेशेंट को अस्थमा भी है, तो उसकी ये जो बीमारी होती है अस्थमा सीओपीडी, ये सांस की नलियों की बीमारी होती है। अच्छा, ठीक है। अब वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, सूजन आ रही है, और वहाँ पर हमको सुनने में ब्रोंकाई जो वो आपकी वीजिंग होती है वो सब चीज़ चल रही है, तो फिर ये इनहेलर फायदा करता है, ये उस चीज़ को डायलेट करता है। तो सांस की नलियों को हमने पहले डायलेट कर दिया, और स्टेरॉइड से हमने जो है जो एल्वेलाई है उसका इन्फ्लेमेशन कम करा, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में काम कर गया। अदरवाइज एज सच आईएलडी पे काम करे वो नहीं होता। इसमें अगर हमें ये जानना हो कि जो आपने अभी तक सारी चीज़ें बताई, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स या इमरजेंसी वाले ऐसे कुछ बॉडी में चेंजेस जो हमें बताते हैं कि अभी तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम अब सीवियर हो गई है और डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? शुरुआत में तो इस तरह की कोई इमरजेंसी साइंस नहीं होती, बट हाँ जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है इसमें कुछ साइन जैसे आने लगते हैं। वैसे औरों को भी देखना चाहिए। एक होता है हमारे यहाँ, हम कहते हैं फिंगर क्लबिंग। हमारे जो ये नाखून होते हैं ना, नॉर्मली आप देखोगे इस तरह के, यहाँ पर छोटा सा कर्व वो होता है, उसके बाद इस तरह का होता है। हाँ। और एक होता है तोते की चोंच, पैरेट। ये जो नाखून है ये हमारे गोल होना शुरू हो जाते हैं। गोल नाखून गोल होने लगते हैं। ये नाखून तोते की चोंच की तरह होने लगते हैं। आप तोते की चोंच ऐसे देखते हो ना, हाँ। नाखून ऐसे होने लगते हैं। अच्छा। इसको क्लबिंग बोलते हैं हम लोग। आईएलडी में बहुत कॉमन है। Okay. हमारे ये इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों को समझ में ही नहीं आता या ध्यान नहीं देते हैं, सांस भी फूल रहा है, खांसी भी हो रही है, फिर धीमे धीमे नाखून भी गोल होने लगते हैं। तो इसको चीज़ को वॉच करना चाहिए। ठीक है। और इमरजेंसी तो देखिए लेट स्टेजेस में ही आती है, जब पेशेंट ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाता है, तो ऊपर से साथ में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इमरजेंसी आती है, तो फिर तो आपको हॉस्पिटल आना ही आना होता है। तो इसमें फिर क्या ऑक्सीजन थेरेपी अलग से देनी पड़ती है अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो? ऑक्सीजन थेरेपी तो लेट स्टेज ऑफ आईएलडी में सब में देनी ही पड़ती है हमको, बिकॉज हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को नॉर्मल एयर वाली ऑक्सीजन हमारी सप्लाई नहीं कर पाता है। हाँ। उस वक्त फिर हमको ऑक्सीजन थेरेपी, डोमिसिलरी ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह तो हमको सबको अधिकतर देनी ही पड़ती है। लंग फाइब्रोसिस में ऐसा है कि लास्ट स्टेज में पेशेंट बेड रिडन ही हो जाते हैं एकदम? एक्चुअली हाँ। तो इसमें ऐसा कुछ है कि अगर वो इस कंडीशन तक ना पहुंचे तो पहले ही हम उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्लो डाउन करने के लिए एक तो मैंने कहा था आपको पॉल्यूशन फ्री उसमें रहना चाहिए। एक और चीज, जैसे हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन है और लोगों को फिटनेस का बहुत वो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉल्यूटेड
एटमॉस्फेयर में भी बाहर जाके दौड़ लगा रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो एक गलत चीज़ है, गलत है, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो आउटडोर एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए। हमको अब जैसे लंग फाइब्रोसिस का पेशेंट हैं, उनको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, लेकिन इंडोर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जैसे एयर प्यूरीफायर वगैरह लगा के थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, जब पॉल्यूशन कमरे का कम हो तब आप प्राणायाम करो, अपनी एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। और जब इंडोर आप वॉक वगैरह भी कर सकते हो, प्लस अपर जो एक्सट्रीमिटी है हमारी, ये इसकी एक्सरसाइजेज जो है, जो यही मसल्स होती हैं हमारी जो ब्रीदिंग में इस्तेमाल होती हैं, हाँ। इनकी एक्सरसाइजेज हमको बहुत करना चाहिए, इंडोर को करना चाहिए। हम जैसे आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं डॉक्टर, बट इंडोर पोल्यूशन की कोई बात नहीं करता, तो क्या इंडोर पोल्यूशन भी उतना ही मतलब एक बड़ा कारण है? सेम होता है, सेम ही होता है, सेम होता है। आप हवा कहाँ से आ रही है? हाँ, सारी बाहर से ही आ रही है। हाँ, हाँ, तो अंदर भी वही हवा है। अंदर भी वही हवा है। आप कहते हैं ना कि बहुत सी कि डॉक्टर साहब मैं तो बाहर ही नहीं निकला, कि भाई आप बाहर नहीं निकले कि लेकिन हवा तो आपके अंदर वही आ रही है ना। तो पॉल्यूशन तो बस ये कि अगर आपने मानो एयर प्यूरीफायर वगैरह लगा रखे हैं तो आपके कमरे में पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है। तो आपको अपनी जब एक्सरसाइज करो तो आप एयर पॉल्यूशन वगैरह को कम करने के लिए कुछ डिवाइसेस लगाओ, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। अब आप प्राणायाम कर रहे हो, पॉल्यूटेड एयर है, आप प्राणायाम किस लिए कर रहे हो? अब वही गंदी हवा तो आप अंदर ले रहे हो, तो वो तो बीमारी को और बढ़ाएगी, कम थोड़ी करेगी। इसमें डाइट का भी कुछ रोल है? एज सच डाइट का कोई रोल नहीं है, बट एडवाइस किया जाता है कि बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट सभी के लिए एडवाइस किया जाता है, इसीलिए इसमें भी किया जाता है कि बैलेंस डाइट लें। अब आपने भाई आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपने ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको जो बेसिकली जो डायफ्राम है, जो मूव करता है, ठीक है, इसका मूवमेंट कम होगा। जब ओवर ईटिंग करोगे आप तो आपको और ब्रीदिंग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो खाना जो है छोटे स्मॉल मील में लें, 3 मील की जगह 6 मील करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं ताकि आपके फेफड़ों को भी पेट जितना आपका बड़ा होता जाएगा उतनी आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। हाँ, तो पेट को आप छोटे छोटे खाने लें, फीड लें और बैलेंस डाइट लें। फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, आप थोड़ा प्रोटीन भी जरूर खाएं, क्योंकि मसल जब आपकी न्यूट्रिशन ही पूरा नहीं होगा क्योंकि तो मसल्स आपका अच्छा काम नहीं करेंगी। हाँ। और जब छोटी छोटी मील्स लेंगे आप तो आपका पेट अफरेगा नहीं, जब अफरेगा नहीं तो आपको सांस लेने में आसानी होगी। इसमें अगर जैसे ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो एडवांस में आपने कहा था कि ऑक्सीजन थेरेपी की नीड पड़ती है, ऐसा भी कुछ होता है कि किन पेशेंट्स में लंग ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है? लंग ट्रांसप्लांट आज की तारीख में हम लोग के लंग ट्रांसप्लांट चल रहा है, लेकिन सारे पेशेंट फिट नहीं होते लंग ट्रांसप्लांट के लिए। अधिकतर जो लंग ट्रांसप्लांट के सक्सेस ज़्यादा अच्छे होते हैं तो जो यंग पेशेंट होते हैं, मैंने कहा ना 70 साल के आसपास ज़्यादा होता है, कुछ यंग पेशेंटों को जिसमें होता है, यंग पेशेंट होते हैं और एक्यूट ऑनसेट जिनका होता है, उनमें लंग ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब क्योंकि अब ILD बहुत सी ऑटोइम्यून डिसीजेज में भी होता है। अब ऑटोइम्यून डिसीज में और भी लंग्स इन्वॉल्व हैं, अब आपका किडनी इन्वॉल्व है, आपका लिवर इन्वॉल्व है, तो आप लंग ट्रांसप्लांट करके क्या करोगे? फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ेगा, लिवर ट्रांसप्लांट भी कराएगा, लंग ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ेगा, तो फिर वो लंग ट्रांसप्लांट वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता। प्योर ILD है और यंग पेशेंट है, एक्यूट थोड़ा सा ऑनसेट है इसका, ऐसे पेशेंटों में लंग ट्रांसप्लांट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अभी तक हम लोगों ने जो बातचीत की है लंग फाइब्रोसिस पर, उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये तो आइडिया लग गया होगा कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम है जिसको लेकर के हमें पहले से सिम्टम्स को वॉच आउट करना चाहिए। जो आपने हमें ट्रीटमेंट बताया कि दवाइयाँ तो चलती ही हैं, कई बार ऑक्सीजन थेरेपी या लंग ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है किन्हीं पेशेंट्स में, तो हम अगर चाहें कि लंग फाइब्रोसिस से हम खुद को, अपनी फैमिली को बचा करके रखें, तो कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे? देखिए, पहला प्रिवेंटिव टिप है कि पॉल्यूशन से बचे। हाँ। वो आप बच नहीं सकते NCR में रह के। अगर किसी को हो गया है, शुरुआत की स्टेज में डायग्नोस हो गया है, तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट है, बट अगर वो इस जगह से पॉल्यूशन से दूर जाएगा तो उसकी फाइब्रोसिस की जो प्रोग्रेस है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अब अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं आप उसको भी बंद कीजिए।
एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को फिट कीजिए, रेस्पिरेटरी मसल्स की एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जब आखिरी स्टेज आए तो आपके मसल्स स्ट्रांग हों, जो आपको ज़्यादा जो है रिलीफ दे सकें। और अपनी डाइट को, अपना जो वेट है उसको कंट्रोल रखें, क्योंकि डाइट आपका बैलेंस डाइट रखेंगे आप तो डेफिनेटली आप बेटर करेंगे। और समय समय पर अपनी जांच भी कराते रहें। इसमें इसके ट्रीटमेंट का पार्ट है जांच कराना। आपको जो है कंटिन्यूस डॉक्टर के मॉनिटर में रहना चाहिए। वो पीएफटी करते हैं, कभी कभी तो हम लोग ब्रोंकोस्कोपी वगैरह भी करके देखते हैं। उसमें जो है जो अंदर की सेल्स होती हैं उसको हम चेक करते हैं कि हाँ ये सेल्स जो है कि लिम्फोसाइट ज़्यादा आ रही है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा आ रही है, न्यूट्रोफिल या ईसोफिल ज़्यादा आ रही है तो एक्यूट फेज में चल रहा है, लिम्फोसाइट ज़्यादा आ रही है तो हमारा रिसेसिव फेज में चल रहा है। तो उन चीज़ों से हम मॉनिटर करते रहते हैं। स्टेरॉइड्स को उसी हिसाब से हम बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर उसे मॉनिटर करते रहते हैं कि हाँ पीएफटी आपका डिटोरिएट तो नहीं कर रहा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या डीएलसीओ आपका डिटोरिएट तो नहीं कर रहा। सीटी स्कैन करा के देखते हैं कि वो कहीं प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा। तो उस चीज़ों से हम लोग मॉनिटर कर पाते हैं पेशेंट को। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल कंबाइन करके ध्यान में भी रखनी रहती है और देखनी भी रहती है, सो दैट लंग फाइब्रोसिस को, जैसा आपने कहा कि क्योरेबल डिजीज तो नहीं है, क्योरेबल नहीं है, लेकिन हाँ सिम्टम्स हम थोड़े उसकी प्रोग्रेस को हम मतलब अगर कोई इस तरह से डिसीज नीचे को आपको लेके जा रही है तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक आपने जो भी चीज़ें हमें बताई हैं डॉक्टर, वो बहुत ही आसान भाषा में बताई हैं, समझाई हैं, जो हमारी ऑडियंस को जानने समझने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में लंग फाइब्रोसिस से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए एनबीटी लाइव को। थैंक यू।